हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज केवल हम डिस्कस करेंगे, आज डिक्टेट का कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक है ना। इस कारण आप अपनी नोट्स बुक्स को बंद कर दीजिए। ठीक है ना। इसके अलावा हम पहली बात ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले डिफरेंस यहीं पर क्रिएट होता है कि डिफरेंस इन दोनों में क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मियोसिस नहीं होगा। ठीक है ना। मियोसिस के द्वारा कोई भी मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा कोई गैमीट्स जनरेशन नहीं होगा, और ना उन गैमीट्स के बीच में क्या होगी, सिनगेमी होगी। ऐसी कोई प्रोसेस वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इन सब प्रोसेस के बावजूद भी जो पेरेंट जनरेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमको ऑफ स्प्रिंग्स प्राप्त होती हैं। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये क्या कहलाता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा हमको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा। मियोसिस के कंसिक्वेंटली क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और उन गैमीट्स के अंदर बनने वाले मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के बाद में हमको क्या बने, हैप्लॉइड जो गैमीट्स बने उनके फ्यूजन से हमको डिप्लॉइड एक प्लांट बॉडी प्राप्त होगी जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। और उस जाइगोट में माइटोसिस के द्वारा वो पूरी फिर बाद में डेवलप होती जाएगी। इस टाइप का रिप्रोडक्शन का मेथड हम कहाँ पर देखते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर देखते हैं। यदि इस फ्लोवरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कह दें तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एंजियोस्पर्म कह सकते हैं इसको, एंजियोस्पर्म कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म कह सकते हैं इसको। एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है ना। हमारे सिलेबस में केवल किसके बारे में दिया गया है, एंजियोस्पर्म के बारे में दिया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी यही पैटर्न दे रखा है। ठीक है ना। एनसीईआरटी के सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करना बिल्कुल लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। ये बात अपने दिलो दिमाग में आप अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि एनसीईआरटी की हर लाइन याद होनी चाहिए हमको। एनसीईआरटी यदि आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो ये मानकर चलिए कि आपका जो भी कोई इस तरीके का इर्रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा ना उसको भी आप इजीली आराम से अटेम्प्ट करोगे नीट के पेपर में। ठीक। और इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर क्या बनती चली जाएगी, पकड़ बनती चली जाएगी। ठीक है ना। तो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो, हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, हम फास्ट और फ्यूरियसली उस टॉपिक को सॉल्व कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है बिल्कुल एररलेस तरीके से, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा पूरे के पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो हम निकाल चुके हों एक बार। क्लियर। अब हम देखते हैं भैया यहाँ पर कि एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब क्या होता है भैया, कवर्ड। एंजियो का मतलब क्या होता है, कवर्ड। और स्पर्म का मतलब सीड, यानी इसमें कवर्ड सीड पाए जाते हैं, यानी फ्रूट लेयर्स के द्वारा कवर्ड सीड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के रेफरेंस में यदि हम ये देखें कि जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड तो बनता है, सीड फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फ्रूट लेयर्स उसके चारों तरफ एब्सेंट होती हैं। फ्रूट लेयर्स उसके चारों तरफ क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं, मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम्नोस्पर्म का मतलब ये होता है कि नेक्ड सीड होता है, तो वो क्या मानकर चलते हैं कि सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है, बाकायदा सीड कोट होता है, लेकिन सीड के चारों तरफ फ्रूट लेयर्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्लियर। यानी कहने का मतलब फ्रूट फॉर्मेशन होता ही नहीं है, केवल किसका निर्माण होगा, फॉर्मेशन किसका होगा, डायरेक्ट सीड फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन। अब हम बात करते हैं भैया कि एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हम देखते हैं कि जैसे हम थैलोफाइटा देखा, हमने ब्रायोफाइटा देखा। ठीक है ना। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं मिलता है, प्रॉपर्ली क्या मिलता ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा भी तो उसका वो मेथड नहीं होगा जो यहाँ पर होता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं माना जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा तक भी यदि हम बात करें ना, तो यदि हम जैसे ब्रायोफाइटा को रेप्टाइल्स की प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहते हैं और उधर टेरिडोफाइटा को हम क्या कह देते हैं,
एम्फीबियंस कहते हैं ब्रायोफाइटा को, उसको रेप्टाइल्स कह देते हैं। तो रेप्टाइल्स कहने का मतलब ये है कि उसको जीवन की अपने लाइफ स्पैन पीरियड में एक ना एक बार उसको वाटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसा फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा जैसा एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन हुआ ना वो अचानक हुआ, और जब अचानक हुआ तो जनरली जो हम देख रहे थे, साइंटिस्ट जिन चीज़ों को देख रहे थे, साइंटिस्ट ये देख रहे थे कि उन्होंने थैलोफाइटा को देखा, ब्रायोफाइटा देखा, टेरिडोफाइटा देखा, जिम्नोस्पर्म देखा। तो उन्होंने तो ये देखा कि एक मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल की एक्सिस में क्या बन रहा है, मेगास्पोरेंजिया में, उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया हो रही है जिससे मेगास्पोर बन रहे हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल है जिसके एक्सिस में क्या है, जिसके एक्सिस में माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है और जिससे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। ऐसा देख रहे थे वो तो। लेकिन जब अचानक से इस धरती पर एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ तो इनको क्या मिले, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। और जब सबसे पहले एंजियोस्पर्म को देखा गया कि इनमें पूरी तरीके से कंप्लीटली डेवलप्ड एक सेक्सुअल पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं फ्लावर। क्या नाम देते हैं? फ्लावर नाम देते हैं। यानी फ्लावर कैसी स्ट्रक्चर होती है भैया? सेक्सुअल पार्ट होता है। फ्लावर कैसा भाग होता है? सेक्सुअल पार्ट होता है, ठीक है ना। यदि हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होंगे? रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तो वेजिटेटिव पार्ट है। अब वेजिटेटिव पार्ट इनकी ग्रोथ जब लगातार कंप्लीट होती जा रही है, यानी रूट को जितनी डेवलप होनी थी हो चुकी, शूट जितना डेवलप होना था हो चुका, लीफ सिस्टम जितना डेवलप होना था हो चुका, उसके बाद में एक फ्लोरिजन हार्मोन जो कि हाइपोथेटिकल होता है, काल्पनिक होता है, वास्तव में उसको आज तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, उस हार्मोन की बदौलत क्या फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। और जब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो उस फ्लावर के फॉर्मेशन होने से क्या होगा? उस फ्लावर के फॉर्मेशन होने से एक सेक्सुअल पार्ट बनेगा जिसको हम फ्लावर नाम दे रहे हैं, और ये हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स का क्या है? सेक्सुअल पार्ट है। वास्तव में यदि फ्लावर की डेफिनेशन देखी जाए तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर कैसा होता है भैया? एक मॉडिफाइड शूट होता है। अब इस बात को साबित करने के लिए भैया शूट की यदि हम परफेक्ट डेफिनेशन देखें तो शूट के जनरल कैरेक्टर्स में हम ये देखते हैं कि प्लांट का एरियल पार्ट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम ये कह देते हैं प्लांट के एरियल पार्ट के अलावा कि प्लांट के एरियल पार्ट होने के अलावा मेन सपोर्टिंग ट्रंक की तरह कार्य करता है, मेन सपोर्टिंग एक्सिस की तरह कार्य करता है। एक बात हम ये कहते हैं कि उस पर नोड एंड इंटरनोड का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, यानी केवल स्टेम किसको माना जाएगा? जिस पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगी तो ही वो स्टेम है, अदरवाइज उसको स्टेम की सीरीज में नहीं रख सकती। भले ही डजंट मैटर कि वो अंडरग्राउंड है या अंडरग्राउंड एरियल है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मेन एक्सिस की तरह कार्य कर रहा है या मेन एक्सिस की तरह, मेन सपोर्टिंग एक्सिस की तरह कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर मायने रखती है कि उसमें नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यदि हम नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होनी चाहिए, ये शूट की डेफिनेशन में कहते हैं, तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड शूट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यदि हम एक फ्लावर की टिपिकल स्ट्रक्चर को देखें तो उस टिपिकल स्ट्रक्चर में, टिपिकल से मतलब मेरा हार्डेस्ट से मतलब नहीं है, यानी जनरली जो फ्लावर्स देखने को मिलते हैं उन फ्लावर्स में से यदि हम जनरली ये देखें कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखें तो उन स्ट्रक्चर्स में 4 स्ट्रक्चर्स हमारे सामने निकल कर के आती हैं। एक है गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स। ये 4 स्ट्रक्चर हर फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं भैया कि जो हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या कहलाएगा भैया? फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फ्लावर कहलाएगा। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब इस फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? गाइनोसियम। क्या कहलाता है? गाइनोसियम। इस गाइनोसियम के भी कितने भाग होंगे भैया? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब इन तीनों पार्टों की बात करें तो सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है? इसका स्टिग्मा। क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। मिड वाला इलोंगेटेड पार्ट क्या कहलाता है? इसका स्टाइल। क्या कहलाएगा? स्टाइल कहलाएगा, ठीक। और नीचे वाला
सबसे लोअर बेस पार्ट जो स्वेलन पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा हमारा, ओवरी। क्या कहलाएगा, ओवरी कहलाएगी, ठीक है ना। इस ओवरी की बात करें तो इस ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन पर क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट। क्या कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ओव्यूल किसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, प्लेसेंटेशन पर लगे हुए रहेंगे। किस पर लगे रहेंगे, प्लेसेंटेशन पर लगे रहते हैं। अब यदि प्लेसेंटेशन पर हम ओव्यूल लगा दें तो ओव्यूल्स के नंबर के बेसिस पर ओवरी जो हो सकती है वो मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी ओवरी हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है ना। तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल ओवरी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, जैसे मोनोकार्पेलरी है, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, ठीक है ना। अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप की ओवरीज हमको मिलेंगी, क्लियर। अब हम देखते हैं कि भैया इस ओवरी के बाद में द सेकंड जो पार्ट आता है, इस ओवरी के बाद में ही हम और देखते हैं कि भैया ये जो ओवरी है इसका सिंगल पार्ट, ये पूरा की पूरा पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये क्या कहलाता है हमारा, गाइनोसियम। क्या कहलाएगा, गाइनोसियम कहलाता है, क्लियर। अब इस गाइनोसियम की सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, कार्पल। क्या कहलाएगी, कार्पल कहलाएगी। अब सिंगल यूनिट को हम कैसे डिफाइन करें, सिंगल यूनिट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे भैया, इधर देखो, सिंगल यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम ओवरी की क्या काटेंगे, टीएस, ठीक। अब वास्तव में जो ये मैंने गाइनोसियम बनाई है ना, इसकी स्टिग्मा ऐसी नहीं होती है, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। कैसी होगी, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। यानी कहने का मतलब वो स्कैटर्ड फॉर्म में कैसे देखने को मिलेगी, कि इस प्रकार से देखने को मिलती है ये, ठीक। और इस प्रकार की होती है कि आने वाले पोलन ग्रेन्स को इजीली रिसीव कर सके। स्कैटर्ड फॉर्म में होने का और एडेसिव होने का फ़ायदा ये है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा आने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो इजीली अटैच कर सके अपने से, ठीक है ना। एक रिसीवर स्टेशन की तरह कार्य करती है ये आने वाले पोलन ग्रेन्स के लिए। अब इसकी यदि हम सिंगल यूनिट की बात करें तो सिंगल यूनिट को कैसे निकालेंगे कि आपने स्टिग्मा वाले पार्ट से एक फिलामेंट को अलग कर लिया, ओवरी तो एज इट इज आएगी, स्टाइल तो एज इट इज आएगी। अब यहाँ पर जाकर के कैसे अलग करोगे, तो हमने ये माना कि जो हमने ओवरी ली वो कैसी थी, मोनोकार्पेलरी ओवरी ली। यहाँ तो पॉलीकार्पेलरी ओवरी दिखा रखी है मैंने, ठीक है ना। मोनोकार्पेलरी ओवरी ली और उसकी जब हमने टीएस काटी तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, इसकी सिंगल यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिंगल यूनिट कहलाएगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कार्पल। क्या नाम देते हैं, कार्पल, क्लियर। अब आप बात करते हैं कि फ्लावर के अंदर मौजूद जो दूसरा हमारा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्या कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी फ्लावर में मौजूद जितने भी स्टामेंस होंगे वो सब सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एंड्रोसियम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एंड्रोसियम कहलाएंगे, ठीक। इसको क्या नाम देंगे भैया, एंड्रोसियम नाम देंगे। और इसकी यदि सिंगल यूनिट निकालनी हो तो यहाँ इसकी सिंगल यूनिट निकालने में कोई हैजार्ड वाली कंडीशन नहीं है हमारे सामने, सिंगल यूनिट को इजीली निकाला जा सकता है, ठीक। ये सिंगल यूनिट निकाल ली, यानी एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, स्टामेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टामेन कहलाएगी। अब इसकी सिंगल यूनिट की पार्ट्स की यदि अपन बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो स्वेलन पार्ट है ये क्या कहलाता है, एंथर सैक। क्या कहलाएगा, एंथर सैक, जिसके अंदर क्या भरे हुए रहते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या भरे रहते हैं, पोलन ग्रेन्स, क्लियर। अब दोनों जो एंथर सैक की को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है, कनेक्टिंग लिंक है, ये क्या कहलाएगी, कनेक्टिव। क्या कहलाएगी, कनेक्टिव, ठीक है ना। और ये इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी, फिलामेंट। क्या कहलाएगा, ये फिलामेंट कहलाएगा। तो हमने ये देखा कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कहने का मतलब गाइनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा एंड्रोसियम, इनकी सिंगल यूनिट कैसी होंगी, क्लियर। अब यहाँ तक समझने के बाद में 2 यूनिट और बच जाती है एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर में आने वाली, वो होती है हमारी कौन सी, कार्पल, एक तो कोरोला और कैलिक्स। 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स और आती हैं सामने हमारे, कोरोला और कैलिक्स, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि भैया जो फ्लावर का रंगीन जो भाग होता है, कलर्ड भाग जो होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोरोला। क्या नाम देते हैं, कोरोला।
उस कोरोला की यदि अपन जो कोरोला की एक यूनिट को मैं बना के बता देता हूँ, जनरली ऐसी होती है, ठीक, जिसको अपन क्या कहते हैं सामान्य भाषा में पंखुड़ी, ठीक है ना। तो उसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, उसकी जो सारे पेटल्स हैं सिंगल यूनिट कहलाती है पेटल, और पेटल्स को सम्मिलित तौर पर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, वो कोरोला, ठीक है ना। तो एक यूनिट अपने सामने निकल करके आती है कोरोला, और कोरोला की सिंगल यूनिट क्या निकल करके आएगी हमारे सामने, पेटल, ठीक है ना। पेटल यदि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो पेटलों के आपस में जुड़े हुए होने की जो कंडीशन होती है ये कहलाती है गैमोपेटेलस, और यदि पेटल अलग अलग है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीपेटेलस, क्या कहलाएगी, पॉलीपेटेलस, ठीक है ना। जब हम फैमिलीज में देखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आती है दो टाइप की, गैमोपेटेलस और पॉलीपेटेलस, यानी पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, गैमोपेटेलस। पेटल्स यदि अलग अलग हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीपेटेलस। इसी प्रकार से फ्लावर में पेटल्स के नीचे एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कैलिक्स, क्या नाम देते हैं, कैलिक्स, ठीक। और कैलिक्स की सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, कैलिक्स की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, सेपल, क्या कहलाती है, सेपल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आउटर मोस्ट जो इसकी कवरिंग होती है फ्लावर की वो क्या कहलाएगी, हमारी जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर टाइप की होगी वो क्या कहलाएगी, कैलिक्स, और उसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, सेपल। अब इसके बाद में एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सबसे बीचों बीच में मिड वाले पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, गाइनोसियम होता है, ठीक। गाइनोसियम की 3 यूनिट हमने ये देखी कि गाइनोसियम की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, और वो तीनों पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, उन तीनों पार्टों में एक पार्ट हमारे सामने निकल करके आता है स्टिग्मा, सबसे अपर मोस्ट वाला जो पार्ट है। इलोंगेटेड जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ जो भाग है वो क्या कहलाएगा, हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल रहते हैं, ओवरी के अंदर क्या रहेंगे, ओव्यूल रहेंगे। अब इसी बेसिस पर हम देखें कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, अब ओवरी का अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स के साथ में किस प्रकार का अटैचमेंट है, उसके बेसिस पर भी फ्लावर 3 टाइप के हो जाते हैं, और ओवरी के भी उसी बेसिस पर 3 टाइप हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बेसिस पर ओवरी, यदि ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट की तुलना में सुपीरियर है, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक ये हो सकती है कि अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ओवरी इन्फीरियर हो जाएगी, और एक ये हो सकता है कि ओवरी ना तो सुपीरियर हो ना इन्फीरियर हो, यानी हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवरी हो जाए, और इसी के आधार पर जो फ्लावर होंगे वो भी 3 टाइप के हो जाएंगे, और ओवरी होगी वो भी 3 टाइप की हो जाएगी, उसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भैया यहाँ पर हमने एक गाइनोसियम बनाया, ठीक। इस गाइनोसियम में ओवरी होगी, और ओवरी में क्या रहेंगे, ओव्यूल सिचुएटेड रहते हैं किसके ऊपर, प्लेसेंटेशन पर, ठीक। इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेंगे हमको, इसके चारों तरफ हमको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा हमको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो यूनिट्स हैं स्टामिन्स, वो चारों तरफ से इसको कवर्ड करके रहती हैं। फिर इसके बाद में स्टामिन्स को हम देखते हैं, फिर स्टामिन्स के बाद में अगली यूनिट आती है हमारी कोरोला। अगली यूनिट कौन सी आएगी हमारी, कोरोला, ठीक। कोरोला मैंने इस प्रकार के बनाए, इसको आप ऐसे मान के मत चलना कि ये कोरोला के अंदर कैलिक्स स्टामिन्स हैं, ऐसा नहीं है, स्टामिन्स अलग हैं और कोरोला अलग हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगली आती है अपनी कौन सी, कैलिक्स। अगली यूनिट कौन सी आती है, कैलिक्स, ठीक है ना, जो छोटी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर टाइप की होगी, ठीक। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला पार्ट जो स्वेलन पार्ट होता है ये क्या कहलाता है हमारा, थैलेमस, क्या कहलाएगा, थैलेमस। और थैलेमस लास्ट में जाकर के एक पुष्प व्रंत बना लेता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पेंडेंकल, क्या नाम देते हैं, पेंडेंकल। ऐसा एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन है क्या यहाँ तक, नहीं है, आगे बढ़ा जाए।
तो हमने एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाला जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फ्लावर के बारे में देखा। एक हमने ये देखा कि ये मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट को यदि हम प्रूव करना चाहें कि मॉडिफाइड शूट किस प्रकार से है, तो कई बार हम देखते हैं कि इसका जो मेन मिड वाला पार्ट होगा, इस मिड वाले पार्ट की बात करें तो ये गाइनोसियम है, ठीक है ना, गाइनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का गाइनोसियम है। और इसी गाइनोसियम के नीचे क्या पाया जाएगा, गाइनेंड्रोफोर। क्या पाया जाएगा, गाइनेंड्रोफोर। फिर हमको एक दूसरा पार्ट देखने को मिलता है, क्या, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बाद में इसका दूसरा पार्ट कौन सा आता है, जो इलोंगेट पार्ट होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इन फ्लावर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर के जो ये चारों पार्ट हैं, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स, ये किसका मॉडिफिकेशन है, इंटरनोड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, किसका मॉडिफिकेशन है, इंटरनोड का मॉडिफिकेशन है। और फिर नोड इनके बीच में प्रेजेंट होती है, नोड इनके बीच में प्रेजेंट होती है। और वास्तव में यदि हम परफेक्ट डेफिनेशन देखें तो वास्तव में जो शूट माना जाता है वो उसी प्लांट पार्ट को माना जाएगा जिसके अंदर, जिसके ऊपर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट हो, वही प्लांट पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा शूट कहलाएगा। शूट का एरियल होना ये ज़्यादातर कंडीशंस में देखने को मिलता है, नहीं, शूट अंडरग्राउंड कंडीशन में भी पाया जाता है, ठीक। अब यदि हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट मानते हैं और फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं जैसे गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स, यदि हम इनको इंटरनोड के डेरिवेटिव्स मानते हैं, यानी इंटरनोड का मॉडिफिकेशन मानते हैं, तो फिर इसके अलावा हम नोड को भी इनके बीच में यदि दर्शाएं तो हमारी गाइनोसियम है, उस गाइनोसियम को होल्डिंग करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, गाइनेंड्रोफोर। क्या कहलाएगी, गाइनेंड्रोफोर कहलाएगी। फिर उसके बाद अगली स्ट्रक्चर कौन सी आती है, हमारी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को होल्डिंग करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, एंड्रोफोर। फिर उसके बाद अगली स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, हमारी कोरोला। और कोरोला को होल्डिंग करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, एंड्रोफोर, ठीक है ना, एंड्रोफोर कहलाएगी। फिर इसके बाद आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सी आ जाती है, हमारी कैलिक्स। इसके बाद में कोई सी स्ट्रक्चर हमारी देखने को नहीं मिलती है। तो गाइनेंड्रोफोर, एंड्रोफोर और इसको कोरोला, यानी कहने का मतलब दल को धारण करने वाली संरचना कौन सी कहलाएगी, दलधर। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, एक पॉइंट हमारा निकल करके आता है कि जो ये एंजियोस्पर्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा, फ्लावर कहलाएगा। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल होने से एक फ़ायदा ये होता है कि बाइसेक्सुअल होने से इनके अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो इनके अंदर ईजीली देखने को मिलती है। अब पॉलिनेशन का जो ये टॉपिक आएगा ये अलग से आएगा, लेकिन इसको यदि हम देखें तो अभी हम नट शेल में देखते हैं कि पॉलिनेशन के टॉपिक को यदि हम देखें तो पॉलिनेशन दो ही तरीके से देखने को मिलता है, या तो ऑटोगेमी हो या एलोगेमी हो, यानी कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस निकल करके आता है कि एक ही सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिरे, तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा होने वाला सभी प्रकार का जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो किस में आएगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन में या एलोगेमी में आता है, ठीक है ना। यदि एक फ्लावर से निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, या फिर कि अब सेम वेराइटी वाले किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, एलोगेमी कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में पॉलिनेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में और स्पेशल पॉलिनेशन के केसेज देखने के बाद में हम ये देखते हैं कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद में जो हमारा मेल गैमीट होगा, उस मेल गैमीट में से केवल जितने भी मेल गैमीट स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस से, उस प्रोसेस के द्वारा बाद में केवल एक ही पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर पाता है। और वो पॉलन ग्रेन सर्वाइव करने के बाद में कीमोट्रोपिज्म के द्वारा बोरोन पार्टिकल्स की वजह से जो स्टिग्मा स्टाइल के अंदर मौजूद होते हैं आगे चलता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। और पॉलन ट्यूब बनाता है, जिस पॉलन ट्यूब के माध्यम से उसको अंदर की ओर ले जाया जाता है। तो उसको यदि हम देखना चाहें डायग्रामेटिकली तो ये सबसे अपर मोस्ट वाला पार्ट है किसका,
गाइनोसियम का। इसके ऊपर क्या जाकर गिरेंगे? पोलन ग्रेन्स। इन पोलन ग्रेन्स में से केवल एक ही पोलन ग्रेन सर्वाइव करेगा और बाकी के क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बाकी के क्या हो गए भैया? डिस्ट्रॉय हो गए। अब इस पोलन ग्रेन ने जो यहाँ पर सर्वाइव किया, ये कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट करेगा। किसके द्वारा, किसके कारण करेगा? स्टाइल के अंदर मौजूद बोरॉन पार्टिकल्स के कारण करेगा। ठीक है ना, स्टाइल के अंदर मौजूद बोरॉन पार्टिकल्स की वजह से करेगा। क्लियर? अब ये बोरॉन पार्टिकल्स की वजह से करेगा तो अब ये क्या होगा भैया कि इसमें एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इस पोलन ट्यूब के बारे में यदि हम देखें तो पोलन ट्यूब एक इस प्रकार की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो कि मेल प्रोन्यूक्लियाई को फीमेल गैमेटोफाइट के पास तक ले जाती है। और इस पोलन ट्यूब को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था, जीबी अमिक। कौन सा साइंटिस्ट था? जीबी अमिक ने किसके अंदर डिस्कवर किया? पोर्चुलेका के अंदर। किसके अंदर डिस्कवर किया? पोर्चुलेका के अंदर डिस्कवर किया। यानी पोर्चुलेका में सबसे पहले जीबी अमिक ने पोलन ट्यूब को देखा था। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट किसके कारण हो रही है? बोरॉन पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। और बोरॉन पार्टिकल्स के कारण होने वाली जो मूवमेंट है ये क्या कहलाएगी? कीमोट्रोपिज्म। क्या कहलाएगी? कीमोट्रोपिज्म कहलाएगी। कीमोट्रोपिज्म कहलाएगी। ठीक है ना, यानी रसायनुचलन गतियाँ हो रही हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर लेकर के जाएगी इस बीजांड के पास में, तो इस बीजांड या ओव्यूल, ठीक है ना, ये पार्ट तो क्या कहलाएगा? ओवरी। ओवरी के अंदर कौन मौजूद है? ओव्यूल। अब ओव्यूल को ही हम क्या नाम देते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट की नंबर के बेसिस पर ओवरी कई टाइप की हो सकती है। मोनोकार्पलिक ओवरी, बाईकार्पलिक ओवरी, ट्राईकार्पलिक ओवरी, टेट्राकार्पलिक ओवरी, पेंटाकार्पलिक ओवरी या पॉलीकार्पलिक ओवरी। अब मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है? पॉलीगोनम प्रकार का। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो एक ओव्यूल पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इस एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? यहाँ पर एनलार्ज करके बना देते हैं। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल देखने को मिलेगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि एंजियोस्पर्म 80% एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है? पॉलीगोनम प्रकार का होता है। कैसा होता है? पॉलीगोनम प्रकार का होता है। यानी सबसे पहले इसको इस टाइप का जो ओव्यूल था उसको किस में डिस्कवर किया गया था? पॉलीगोनम में डिस्कवर किया गया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है ये? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला कैसा होता है? पॉलीगोनम टाइप का होता है। ठीक, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये तो क्या है? न्यूसेलस। क्या है? न्यूसेलस। बीजांड का शरीर क्या कहलाता है? बॉडी क्या कहलाएगी? न्यूसेलस। बीजांड का है। ठीक, इसके चारों तरफ क्या मौजूद होते हैं? इंटेग्यूमेंट। क्या मौजूद होते हैं? इंटेग्यूमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या मौजूद होते हैं? इंटेग्यूमेंट मौजूद होते हैं। ठीक, और इस न्यूसेलस के अंदर 7 कोशिकाएं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होंगी। न्यूसेलस के द्वारा इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस का वो भाग जो इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ है, और एक भाग ऐसा आया जो इंटेग्यूमेंट के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, कवर्ड नहीं है। तो इंटेग्यूमेंट के द्वारा घिरा हुआ न्यूसेलस का भाग, ये भाग तो क्या कहलाएगा? हमारा चला जा। क्या कहलाएगा? चला जा। ठीक, क्लियर? और एक भाग जो चला जा के बिल्कुल फ्रंट में है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट मौजूद नहीं है, ये भाग क्या कहलाएगा? हमारा माइक्रोपाइल। क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब हम देखते हैं कि भैया इसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। चलाजल पार्ट की तरफ 3 सेल्स होंगी। ठीक, जिनको हम नाम देते हैं क्या? एंटीपोडल सेल। क्या नाम देते हैं? एंटीपोडल सेल। और यहाँ पर जो सेल होगी वो होगी सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। ठीक, बीचों बीच में।
और माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ एग एपरेटस होगा, इसमें भी 3 सेल होंगी, ठीक। बीच वाली होगी एग सेल और बगल वाली होंगी सिनर्जिड सेल। इन सिनर्जिड सेल के अंदर एक टिश्यू भरा हुआ रहेगा जिसे हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस नाम देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड आ गई समझ में? 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक। इनको हम क्या नाम देते हैं भैया? इन तीनों सेल्स को क्या नाम देते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या नाम देते हैं इनको? एंटीपोडल सेल। इसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, यानी सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं इसको? सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक। अब माइक्रोपाइलर पार्ट पर पाई जाने वाली सेल्स क्या कहलाएंगी? ये एग एपरेटस। क्या कहलाएंगी? एग एपरेटस कहलाएंगी। एग एपरेटस में बीचों बीच वाली जो सेल होगी मिड सेल, क्या ये क्या कहलाएगी? एग। क्या कहलाएगी? एग, ठीक है ना। और एग के दोनों तरफ पाई जाने वाली सेल्स क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड। क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड सहायक सेल्स। इनके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ रहेगा जिसे हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट या ओब्यूल, कुछ भी कह दो, फीमेल गैमेटोफाइट कह दो चाहे ओब्यूल कह दो, ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई है ना, ये स्ट्रक्चर ये ऐसी 6 हैं यहाँ पर ओवरी के अंदर। एक ओब्यूल की बनाई है मैंने, क्लियर। अब ये क्या होता है भैया? न्यूसेलस। ये क्या होता है? न्यूसेलस, यानी कहने का मतलब बीजांड का है, बीजांड का शरीर। इसके चारों तरफ क्या मौजूद है? इंटेग्यूमेंट। ये दोनों क्या है भैया? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। अब हो सकता है इंटेग्यूमेंट के बेसिस पर यदि हम देखें तो ओव्यूल जो होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है इंटेग्यूमेंट हो ही ना, प्रेजेंट ही नहीं हो, तो कंडीशन क्या बनेगी? एटैगमिक। यदि एक इंटेग्यूमेंट मौजूद है ओनली सिंगल, तो कंडीशन क्या बनेगी? यूनिटैगमिक। 2 इंटेग्यू में मौजूद है तो बाईटैगमिक, और 3 है तो ट्राईटैगमिक, ठीक है ना। ये कंडीशन हमारे सामने आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हिस्सा जहाँ पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है ये क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल। जहाँ इंटेग्यू मौजूद है वो क्या कहलाएगा? चला जा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या कहलाएगा हमारा? ये भाग क्या कहलाएगा हमारा? ये भाग जहाँ से मैंने इसको जोड़ा ये क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल। बीजांड व्रंत क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है ना। और यहाँ पर जहाँ पर ये जुड़ा ये क्या कहलाएगा? रेफे। RAPHAE, रेफे, ठीक है ना। अब यदि ये अपनी ओवरी में प्रेजेंट होने वाला सिंगल ओव्यूल था तब तो ये क्या होगी? ओवरी की दीवार होगी। तब तो ये क्या होगी? ओवरी की दीवार होगी। ओवरी की दीवार से डायरेक्ट जुड़ेगा यदि सिंगल ओव्यूल था, यदि ये ओवरी के अंदर। और यदि ये सिंगल ओव्यूल नहीं था, हो सकता है इसके और भी भाईबंद बैठे हों, जैसे यहाँ पे बैठे हैं ये 5, ठीक, 5 यहाँ पे बैठे। तो यदि और सारे ओव्यूल मौजूद हैं तो फिर ये प्लेसेंटेशन पर लगा हुआ होगा। किस पर लगा हुआ होगा? प्लेसेंटेशन पर लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस कारण मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ये ओवरी की दीवार लिखते हैं, ठीक है ना, वॉल ऑफ ओवरी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं भैया कि जो पोलन ट्यूब थी वो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को लेकर के आ रही है, लेकिन ये पोलन ग्रेन रास्ते में ही क्या करेगा कि माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एक पोलन ग्रेन यानी एक मेल प्रोन्यूक्लियाई 2 मेल प्रोन्यूक्लियाई में बदल जाएगा। यानी कि एक मेल गैमीट से कितने बन गए? 2 बन गए। अब 2 चलेंगे और दोनों मेल गैमीट को लेकर के पोलन ट्यूब आएगी और उसके जो प्रवेश एंट्रेंस करने का रास्ता होगा यानी पाथ ऑफ एंट्रेंस होगा, उसके बेसिस पर ये 3 तरीके से एंट्रेंस हो सकता है। हो सकता है एंट्रेंस चलाजा वाले पार्ट से हो तो चलाजोगेमी, हो सकता है माइक्रोपाइलर वाले पार्ट से हो तो मीजोगेमी, और हो सकता है इंटेग्यूमेंट से हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? पोरोगेमी। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पर इधर की तरफ बना देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे न्यूसेलस बना दिए मैंने, ठीक है ना। अब न्यूसेलस में ये मैंने क्या बना दिए? इंटेग्यूमेंट बना दिए, ठीक है ना। डायरेक्ट पोलन ट्यूब आ रही है, ये वाला क्या कहलाएगा? चलाजोगेमी।
यदि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर वाले भाग से प्रवेश कर रही है तो मीजोगेमी, और इंटेग्यूमेंट वाले भाग से प्रवेश कर रही है तो पोरोगेमी। क्लियर? वो मैं डिटेल में बताता चलूँगा, अभी आगे आएगा, कल से लिखाएंगे, समझाते भी चलेंगे, डिक्टेट करते हुए भी चलेंगे। तो आगे देखते हैं हम कि इसमें मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक देखने, पॉलीगोनम टाइप की ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है ना, ओव्यूल देखने को मिलता है, जो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मोस्टली जो एंट्रेंस होता है वो भी कैसा होता है, हमारा अध्यावरणीय भाग से ही होता है, यानी कहने का माइक्रोपाइलर वाले पार्ट से होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं भाई, चलाजल वाले पार्ट को चलाजोगेमी, इंटेग्यूमेंट से हुआ तो पोरोगेमी, और इसको क्या नाम देते हैं, मीजोगेमी, ठीक है ना। मोस्टली मीजोगेमी होती है। और एक सेल के दोनों तरफ पाई जाने वाली जो हेल्पिंग सेल्स हैं, जिनको हम नाम देते हैं सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल में पाए जाने वाला फिलीफॉर्म जो एपरेटस होता है, इसका काम ही यही होता है कि आने वाली पोलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब यहाँ से आएगी और आकर के ये अंदर क्या करती है, दोनों जो मेल गैमीट है उनको रिलीज कर देती हैं। एक मेल गैमीट तो सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लेगा, और एक मेल गैमीट क्या करेगा, एक सेल के साथ फ्यूजन कर लेगा। क्लियर? सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूजन किया तो कितने न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर बनेगी, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड? ट्रिप्लॉयड बनेगी। कैसी बनेगी? ट्रिप्लॉयड बनेगी। तो यहाँ पे जो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी ये कौन सी होगी भैया, एंडोस्पर्म। कौन सी होगी? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म होगा। कैसा होगा? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म होगा। और यहाँ पर ये एक सेल के साथ फ्यूजन होगा तो इससे क्या बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो होगा इसको ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। डिप्लॉयड एम्ब्रियो को ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर यहाँ तक? अब यदि हम जिम्नोस्पर्म के केस में भी देखें इसी बात को, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में यदि हम इस बात को देखें ना, तो अंतर क्या निकल करके आएगा, ठीक। इसका अंतर देखते हैं भैया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। एंजियोस्पर्म में बनने वाला एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखें कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। यानी कहने का मतलब एक सेल के साथ में फ्यूजन नहीं होगा ना मेल प्रोन्यूक्लियाई का, उससे पहले ही क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। और यहाँ पर एंजियोस्पर्म में क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। कल से हम डिक्टेट कराएंगे और कंटिन्यूसली इसको समझाते हुए भी चलेंगे। धन्यवाद।